चलिए, चल रहा है ना जी। चलिए, बैठ जाओ। आज हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्लास है और इससे हाँ ये कर रहे हैं। अब ठीक है ना? पीछे के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में वो हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने राजनीति शास्त्र को देखा। फिर राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई उसको देखा। उसके बाद हमने देखा कि लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। लोकतंत्र की उत्पत्ति के बाद हमने देखा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। यदि हम आपसे पूछे कि राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है तो क्या कहिएगा? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पॉलिस। पॉलिस शब्द से हुआ। किस शब्द से हुआ है? पॉलिस। जिसका अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज। और राजनीति जो शब्द है, राज का अर्थ क्या होता है? शासन। राज का अर्थ क्या होता है? शासन। और नीति का मतलब होता है व्यवस्था। अर्थात कि किसी भी देश में शासन की व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। अब देखो, हम लोगों ने पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे बउआ? हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे? सामाजिक विभाजन। अब सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, इसलिए इसमें भी बता दे रहे हैं क्या होता है। इसलिए क्योंकि अब चालू होने वाला है वर्ण व्यवस्था, और जो आगे की टॉपिक आएगी वो आएगी राजनीति में जाति। राजनीति में आखिरकार जाति कैसे इंटर करता है, और जब जाति इंटर करता है तो हमारे समाज में उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। उसके बाद हम राजनीति से जो दंगे होते हैं, सांप्रदायिकता को देखेंगे। और सबसे बड़ा जो विशेष चीज है, भारतीय संविधान को एक अलौकिक, अभूतपूर्व और एक अद्वितीय सिद्धांत बनाता है, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पढ़ते हुए हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। मात्र 4 पॉइंट पढ़ना है, आज पढ़ करके समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक विविधता कोई की हो। टिपटपवा कलम के धैले बा भाई के बेग में बाड़े चंचल बड़ा, तू चंचल नहीं के रहे के। सुनो सुनो, सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन क्या है? क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा। सब लोग एक ही जाति के हैं क्या? नहीं। सब लोग एक ही धर्म के हैं क्या? नहीं। नहीं है, नहीं बोलिए। हेलो। सब लोग एक ही वस्त्र पहने हैं क्या? नहीं। सब लोग का रंग रूप एक है क्या? सबका कद काठी एक है क्या? सब कोई एक ही गांव का है क्या? नहीं। लेकिन सब भी, हाँ कौन बोला जी? लेकिन प्रायः सब कोई इसमें भरौली का हम जानते हैं, लेकिन बहुत लोग सरना का भी है। हम खुद सहजौली से हैं। लेकिन सब आदमी एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई पठन पाठन का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो सामाजिक विविधता का मतलब हुआ, यदि एक ही समाज में, भरौली गांव में एक ही धर्म जाति के लोग हैं नहीं, लेकिन एक साथ रहते हैं कि नहीं, तो यदि समाज में अलग अलग धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप, भाषा, क्षेत्र के लोग यदि एक साथ रहे, कैसे रहे? एक साथ रहे। यदि एक साथ रहे तब उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विविधता कहा जाता है। इसे सोशल डाइवर्सिटी कहा जाता है। और भारत में सबसे बड़ी विविधता है। भारत जो है, इतने सारे राज्य बटे हुए हैं। सभी राज्य की अपनी अपनी भाषा है कि नहीं है बउआ? है। सभी राज्य अलग अलग नाम से जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते हैं? जाने जाते हैं। सभी राज्य में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन हम सभी मिलजुल करके एक ही भारत में रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। और यदि आपसे हम पूछें कि आपकी नागरिकता क्या है, आप किस देश के नागरिक है, तो क्या कहिएगा? भारत। बहुत जगहों पर दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता मतलब का, ऐसे आपके आधार कार्ड पर लिखा गया होगा यू आर या फिर यू आर एन इंडियन। लेकिन बहुत जगह पर क्या होता है कि आधार कार्ड पर दो नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ एक देश की नागरिकता है और एक राज्य की नागरिकता है। किसी को ही दोहरी नागरिकता कहा जाता है। मतलब आप देश के भी नागरिक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप किसके नागरिक हैं? राज्य के भी। लेकिन भारत बोला कि हम दोहरी नागरिकता रखेंगे नहीं, क्योंकि यदि दोहरी नागरिकता रखेंगे तो सामाजिक विभाजन होने लगेगा, समाज बंटने लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखना है वो सामाजिक विविधता का। यदि अलग अलग धर्म, बोलो अलग अलग धर्म, जाति, बोलो जाति, भेदभाव, सॉरी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? अब प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, हमारा जो अभी इस क्लास का समाज है, यहाँ पर सामाजिक विविधता लागू है कि सामाजिक विभाजन? सामाजिक विविधता। क्योंकि हम अलग अलग रंग रूप आकार आकृति
कद काठी, जात धर्म के तो है लेकिन एक साथ है कि नहीं है बउआ? है। सब लोग एक साथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो इसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक विविधता। लेकिन धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर यदि समाज का बंटवारा हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है? विभाजन। क्या कहा जाता है? विभाजन। एग्जाम्पल के तौर पर पूछिएगा तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर? धर्म। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि भाई साहब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो किया गया कि अब कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे हम कह दे कि ये पाकिस्तान हो गया, कहीं तो हुआ क्या कि हम धर्म की मान्यता लेंगे। किसकी मान्यता लेंगे? धर्म की। और फिर देखा गया कि जिस क्षेत्र में अधिक मुस्लिम आबादी है उसको किस में मिला दिया गया? पाकिस्तान में। और जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कम है या फिर उसमें हिंदू आबादी अधिक है तो उसे किसमें बना दिया गया? भारत में अथवा हिंदुस्तान में। तो जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा था वो सामाजिक विविधता था कि सामाजिक विभाजन? सामाजिक विभाजन। तो यदि अलग अलग धर्म, जाति, रंग, रूप, क्षेत्र, भाषा के लोग एक साथ एक ही समाज में रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विविधता। लेकिन अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग यदि इसी आधार पर बंट जाते हैं, समाज का बंटवारा हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विभाजन। अब जब तक यानी कि 14 अगस्त से 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं थे। उस समय भारत और पाकिस्तान का समाज क्या था? एक था। लेकिन एक धर्म शब्द आया और उस धर्म ने भारत के समाज को दो भागों में बांटा, एक भारत और एक पाकिस्तान। तब उसे ही क्या कहा गया? सामाजिक विभाजन कहा गया। अब इसी से जो एक नया पॉइंट तैयार होता है वो तैयार होता है वर्ण व्यवस्था। क्या तैयार होता है? वर्ण व्यवस्था। अब आज के टॉपिक पर आ रहे हैं बउआ, और वर्ण व्यवस्था इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। और तू समाज में रहता रहो तो वर्ण व्यवस्था आपको जानना बहुत आवश्यक है। कैसे जातियों की उद्भव हुआ? संस्कृत में सबसे पहले श्लोक चिपकाते हैं आपके मस्तक पर और उसके बाद आगे बढ़ते। भागवत में लिखा गया है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा गया है चातुस्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्य। दुनिया का ही नहीं, भारत का तो मतलब सबसे प्रचलित ग्रंथ यदि कोई माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? भागवत गीता। और आप लोग फिल्म में भी देखते हैं, हालांकि ऐसी वास्तविकता नहीं है, मूवी में भी दिखाया जाता है गीता की कसम खा के बोलिए, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि भागवत गीता बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ाने वाला है। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आपको बता दे रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, स्टेटमेंट जाके पढ़िएगा, कि हम अपने जीवन के आखिरी क्षण में भागवत गीता पढ़ रहे हैं। यदि हम अपने प्रारंभिक क्षणों में भागवत गीता पढ़े होते तो आज ऐसा ऐसा आविष्कार करके दिए होते, कहने लायक नहीं। समझ में आया कि नहीं? बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है। तो भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुस्वर्णम, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? 4। आप लोग सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पूछता है एग्जाम में कि वर्ण व्यवस्था, भारतीय वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4। कौन कौन सा? ब्राह्मण, बोलो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब समझिए, भागवत कहता है कि चातुस्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। इसका मतलब क्या हुआ? चारों वर्णों को उसके गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया है। और हमारे भारतीय संस्कार में और संस्कृति में एक ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति मतलब कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए उसमें बताया गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा गया है बउआ कि यदि एक व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, यदि एक व्यक्ति जन्म लिया और सुबह में वो यदि अच्छे कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, लेकिन शाम को यदि वो गलत कर्म कर रहा है, गलत संगत में जा रहा है, तो वही व्यक्ति शूद्र भी हो सकता है। ऐसा कौन कहता है? मनुस्मृति। ऐसा कौन कहता है? भागवत कहता है। लेकिन जाति व्यवस्था की कर पहला कर, सब आपको कॉन्सेप्ट समझाते। एक बाबूजी थे, कौन थे बउआ? बाबूजी। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, लॉजिक से आप समझ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था को रटवा नहीं सकते हम। एगो घर में एगो बाबूजी, बड़े बाबूजी के 4 लड़का। कितना लड़का बउआ? 4 लड़का। एक लड़का वकील हुआ, क्या हुआ? वकील। एक लड़का डॉक्टर हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर। एक लड़का शिक्षक हुआ, क्या हुआ? शिक्षक। और एक लड़का किसान हुआ। समझ में कि नहीं? अब देखिए, प्रायः ऐसा समाज में होता है कि इनका यदि लड़का होगा तो उसको कहा जाएगा ये वकील साहब के लड़के हैं। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हई मास्टर साहब के लड़का है, कहला कि ना कहला हो? हई डॉक्टर साहब के लड़का हो, कहला कि ना कहला? यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी उद्भव हुआ। एक व्यक्ति के 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों के गुण अलग अलग थे। एक जो था वो वेद पाठों में बिल्कुल अध्ययन, अध्यात्म के मार्ग पर चलता था, पूजा पाठ में बिल्कुल लगा होता था। तो चूंकि जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। इसीलिए हम बताए थे
संस्कृत के पहले चैप्टर में कि यदि आपके पास आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। यदि आपको ब्रह्म का ज्ञान है तो आप क्या है, ब्राह्मण है, भले ही आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे उपनिषद कहते हैं, समझ में आई कि नहीं। ऐसा ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, हम नहीं कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला व्यक्ति खूब वेद पाठों का अध्ययन कर रहा था और चूंकि ब्रह्म को उसने ज्ञात कर लिया तो उसका क्या पड़ा, नाम ब्राह्मण पड़ा। क्या पड़ा, ब्राह्मण। अगले व्यक्ति के पास चलते हैं। अगला व्यक्ति जो था वो मारा पीटी में ज्यादा ध्यान देता रहा। एगो बाबूजी के 4 गो लड़का बड़े तो केहू केहू तेज निकल जाला, केहू केहू तनी कम बुद्धि वाला कला, केहू तनी मुनी रंगबाज निकल जाला। तो दूसरा व्यक्ति आया मारा पीटी में एकदम टंच रहता, धड़ाक दे लड़ाई को दे स्पीड पाट के चल दे, बबुआ बोलियो सो कोनो जाना कुछ बोल दिए नु तो फिर तो हम बढ़ नहीं बनी, ओके बाद चलिए धड़ाक दे लाठी निकलल लेके दौड़ दिया, समझ में कि ना। तो दूसरा व्यक्ति जो था युद्ध में बहुत सशक्त था, युद्ध नीति उसको अच्छे तरीके से आती थी। कौन बना बउआ, क्षत्रिय बना। कौन बना, क्षत्रिय। बहुत सुंदर। अगला व्यक्ति था वैश्य। कौन था, वैश्य। वैश्य माने जानते लोग का खेला, बनिया जिसे कहा जाता है, साहू जी लोहलो। तो वैश्य कौन था, इसको व्यापार का बहुत अच्छा ज्ञान था, समझे कि नहीं। चारों के पास अलग अलग क्वालिटी है। जैसे में वकील के पास अलग क्वालिटी होखेला कि ना होखेला, कानून के पढ़ाई पढ़ ले बड़े। डॉक्टर के पास अलग क्वालिटी होता है कि नहीं, बायोलॉजी के पढ़ाई पढ़ ले बड़े। टीचर जो होगा, जिस सब्जेक्ट का टीचर होगा उसके पास अपने सब्जेक्ट की क्वालिटी है। और जो किसान है उसके पास भाई अपना क्वालिटी है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए वो किसानी कर रहा है। हालांकि आज के जमाना बदल गई बेटे, पहले किसानी वही व्यक्ति करता था जो अशिक्षित होता था। आज मॉडर्नता के अनुसार, वैज्ञानिकता के अनुसार लोग फार्मेसी कर रहा है। फार्मेसी में इतना पैसा आ रहा है कि बोलिए मत, समझ में आए कि नहीं। 200 रुपए किलो टमाटर बेचा था, प्रॉफिट देखल कि ना। हालांकि अब 50 रुपए किलो हो गई बा। अब देखो बउआ, किसान जो था उस समय पढ़ा लिखा नहीं था, तो जैसे यहाँ पर अलग अलग के अलग अलग क्वालिटी बा। एक व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर रहा था, ब्राह्मण बना। दूसरा व्यक्ति युद्ध नीति खूब अच्छे तरीके से जानता था, कौन बना, क्षत्रिय। तीसरा व्यक्ति को व्यापार अच्छे तरीके से आता था, कौन बना, वैश्य बना। कौन बना, वैश्य। और तीसरा व्यक्ति जो था अनपढ़ जाहिर गवार। देखिए यहाँ पर हम किसी पर भी ये जो है टॉन्ट नहीं मार रहे हैं, जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, जो बुक लिखा है वो बता रहे हैं, और जो वास्तविकता है वही बता रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई हो, हम उसका विरोध करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भागवत को मानते हैं। और हम अपने समाज में केहू जब करेला तो हम शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज देते हैं, आप हमारे साथ शास्त्रार्थ पर बैठ जाइए। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, हम एक ही बात बोलेंगे, भागवत में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, चातुर्वर्णमय सिस्टम भागवत का प्रवचन करता है ना आप, हाँ, तो आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं। हो गया, कुल जातीय व्यवस्था खत्म हो गया। लेकिन समाज का वो व्यक्ति भागवत पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल ये तैयार है कि हम आरजेडी करेंगे, हमको मंजूर है, हम बीजेपी करेंगे, मंजूर है। मूर्ख है तू। अरे जब रैली के पीछे तू नारा काहे खातिर लगा रहा है, जब बनना ही है तो देश का शासक बन। नरेंद्र मोदी क्या था, वैश्य कैटेगरी से होता, कौन कैटेगरी से, वैश्य। चाय बेचता था व्यक्ति, भले वो नहीं बेचता हो, लेकिन बोला कि हम चाय बेचते हैं, सब लोग को मानना पड़ा कि चाय बेचता रहे तो देखे गई बेटे ना, कैसे कि वो राजा है, और जो राजा बोलता है सब लोग को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है और सुनना पड़ता है। अगला व्यक्ति कभी भी नारा लगाया था कि नरेंद्र मोदी के नारा लगाओ देख ले बा ना, वो व्यक्ति कभी भी उतरा है तो मंच पे उतरा है, और मंच पे उसको भाषण देते हुए देखा गया है। अमित शाह के कोई पीछे पीछे नारा लगाओ देख ले बड़ा ना, वो व्यक्ति संबोधन करता है समाज को, समझ में आई कि नहीं बउआ। पॉलिटिक्स से इसको समझिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। अब पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स ना है ये तो हो ही नहीं सकता। राजनीतिक शास्त्र में राजनीति यही करेगा, अब जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है ना सुने। तो व्यापार में जो जानता था वो कौन बना, वैश्य। और तीसरा व्यक्ति जो था एक नंबर के मंद बुद्धि रहन, सोझो काम के उल्टा कर देते रहन, जिनका नाम का रखल गई शूद्र। क्या नाम रखा गया वो हुआ, शूद्र। अब कितना वर्ण तैयार हो गया, 4 वर्ण तैयार हो गया कि नहीं। मतलब कि एक ही पिता के 4 पुत्र हुए, और हुआ क्या, जैसे में ही जा वकील साहब का लड़का क्या कहा था, वकील साहब का लड़का हटे। डॉक्टर साहब का लड़का क्या कहता है, डॉक्टर साहब का लड़का है। उसी प्रकार से इनके लड़के होते चले गए, इनकी वंशावलियां अब होने क्या लगा, पहले ये एक ही घर के थे, लेकिन चूंकि क्या हुआ कि इनकी वंशावली अब क्या होने लगी, अलग अलग बनने लगी। और आप लोग जब पढ़िएगा बायोलॉजी तो उसमें आता है एक शब्द अनुवांशिकता। क्या आता है, अनुवांशिकता। मतलब अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता वह पैतृक गुण होता है जो अपने माता पिता और उसके पितरों का गुण क्या होता है, बच्चों में धारण करवाता है। जैसे में कि घरे होकला बबुआ के नाक जोन बैठे तो बाबा लेखा बा, हाइट जो है वो दादी जैसा है, आंख जो है वो पिताजी जैसा होता है कि नहीं होता है। इसी को अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता। बायोलॉजी का टॉपिक है, समझ में कि नहीं, आगे चलकर आप लोग पढ़िएगा शायद तीसरा चौथा चैप्टर में। तो कहने का मतलब है अब हुआ यही, अनुवांशिकता का सिद्धांत कार्य करने लगा। ब्राह्मण जो है वो क्या करने लगा, ब्राह्मण के लड़के क्या पढ़ने लगे, वेद पढ़ने लगे, तो इनकी एक अलग ही जाति तैयार होने लगी। क्षत्रिय क्या करने लगे, युद्ध कला सीखने लगे। वैश्य जो थे वो व्यापार में आगे बढ़ने लगे, और शूद्र जो है वो अनपढ़ ही रहने लगे। समझ में आया कि नहीं बुआ। कैसे कि तीनों जना इनका किताब देश लोग,
समझ में आया कि ना? ऐसे ही क्या हुआ, जाति तैयार हुआ। क्या हुआ? जाति। पहले जो था इन लोगों में विवाह भी होता था, इन लोगों में खान पान भी होता था, लेकिन जैसे जैसे जाति आगे बढ़ी, लोगों के मस्तिष्क का विकास होने लगा, जैसे जैसे आधुनिकता आने लगी, सब कुछ टूट गया, सब रिश्ते नाते टूट गए और अंततोगत्वा जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को इस प्रकार से जकड़ा, उसका हमें खामियाजा देश को गुलाम रह करके भुगतना पड़ा। मुगल आए हमको पीटे, अंग्रेज आए हमको पीटे, और इसका कारण क्या था? यही जाति व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था। समझ में आया कि नहीं बुआ? तो वर्ण व्यवस्था क्या है, इसको यदि आपको समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आप कैसे लिखना है, प्रश्न उत्पन्न होता है। हम तो समझ गए भाई साहब कि एक ही व्यक्ति के 4 पुत्र हुए, एक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था, दूसरा युद्ध की नीति जानता था, क्षत्रिय तीसरा नंबर जो था व्यापार के लिए जानता था, वैसे चौथा व्यक्ति जो था वो कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो शूद्र हुआ। लेकिन इसको हम लिखे कैसे? इसको इस प्रकार से लिखना है कि वर्ण व्यवस्था जो था वो 4 प्रकार का था। पहले एक ही पिता के 4 पुत्र हुए, चारों के गुण अलग अलग थे, इसलिए जो व्यक्ति वेदों का पाठन करता था कौन बना? ब्राह्मण। जो युद्ध नीति जानता था क्षत्रिय, जो व्यापार जानता था वैश्य, जो कुछ नहीं जानता था शूद्र। देखते देखते इन लोगों के बीच में दरार पड़ती गई। अब यहाँ पर विभाजन काम करना है। क्या करना पड़ा? विभाजन। सामाजिक विविध, पहले सामाजिक विविधता था। क्या था? सामाजिक विविधता, मतलब कि अलग अलग प्रकार के ज्ञान के रखे वाला लोग कहाँ पे रहे? एक के साथ रहे। कहाँ रहे? एक के साथ रहे। लेकिन जब लोग बड़ हो जाला, जब परिवार बड़ होके लगला, तो घर के बंटवारा होखेला कि ना होखेला? होखेला। वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू हुआ, पहले से ही चला आ रहा है। वहीं पर यही सिद्धांत लागू हुआ और घर का बंटवारा हुआ, और सभी लोग अलग अलग, जो की जमीन रहे बाबूजी के, अलग अलग जमीन लेके अलग अलग जगह घर बनी ले लो। अलग अलग घर बनने के चलते धीरे धीरे अलग अलग गांव बसे लगा, और फिर देखते देखते इनका समाज क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो सामाजिक विभाजन का कॉन्सेप्ट काम करता है कि सामाजिक विविधता के विभाजन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? विभाजन का। सबसे पहले ये सामाजिक विविधता था, अलग अलग प्रकार के ज्ञान रखने वाले लोग एक साथ थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गया? सामाजिक विभाजन हो गया। क्या हो गया? सामाजिक विभाजन। स्टार बना के लिखिए वर्ण व्यवस्था। देख बउआ, हम लिखवाएंगे बहुत कम, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुने हैं तब तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जितना मन करे उतना इसको बना चना के लिखो। समझ में है कि नहीं? यही क्वालिटी है। और एग्जाम तो कहता ही है कि विद्यार्थी कृपया यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। इसलिए अपना अपने शब्दों में लिखना है। हालांकि हम लिखवा, लिखो वर्ण व्यवस्था लिखो। भारतीय वर्ण व्यवस्था को, भारतीय वर्ण व्यवस्था को भारतीय वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। इसी में लिखना है, जितना बोलेंगे उतना ही लिखना। सर, भारतीय वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। इतिहास के अनुसार, इतिहास के अनुसार एक पिता के 4 पुत्र हुए। इतिहास के अनुसार एक पिता के 4 पुत्र हुए। चारों के अलग अलग गुण हुए। चारों के अलग अलग गुण हुए। एक नंबर पॉइंट बनइह, ब्राह्मण लिखिए। पहला लड़का कौन हुआ? ब्राह्मण। एरो बना के लिखिए। देखो ऐसे मत लिखिए, कैसे लिखना है वहां तक आप लिख लिए। देखो सुना ध्यान से। भारतीय इतिहास वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी है? 4। इतिहास को यदि हम देखें तो एक पिता के कितने पुत्र हुए? 4, और उनके गुण भी क्या हुए? अलग अलग हुए। ठीक है ना बउआ? देखो अब कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट ओकरा सामने लिखे के बड़ुए वेदों का अध्ययन करने वाला। 2 नंबर पॉइंट क्षत्रिय, ऐसे करके बनाइएगा, लिखिए 2 नंबर पॉइंट क्षत्रिय।
युद्ध नीति में निपुण, वैश्य, 4 नंबर पॉइंट, शूद्र, बहुत महत्वपूर्ण है एमसीक्यू की दृष्टि से भी। और 5 नंबर का क्वेश्चन इससे निकलता है बउआ, भारतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन अपने शब्दों में करे, ऐसे करके देता है। तो यदि आप पूरा लेक्चर सुने हैं, ग्राफ भी झट दे आदमी ग्राफ बनावेला, धर देखो इसे घर बनावो, घर में 4 गो खंडन करो, अलग अलग लिखिए, उसका ग्राफ जो होता है टीचर पर इफेक्ट पड़ाता है कि व्यक्ति उस तरीके से पढ़ा है। कैसे कि यदि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करेगा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्राफ। यदि आपके अंदर ग्राफ की क्वालिटी आ गई, आपको कॉपी को सजा देना है, नक्शा फक्सा सब खींच देना। और जानता है बउआ, राइटिंग हमारा अच्छा नहीं था, लेकिन इतना ग्राफे हम बनाए थे ना, कोई भी सब्जेक्ट होता था ग्राफ बना देते थे, पेंसिल साथ में लेके जाते, और इसीलिए हमारा नंबर बहुत अच्छा उठा। यही कारण है। राइटिंग हमारा बहुत अच्छा नहीं है, आप कॉपी में भी देख लीजिए, देखिए हमारा राइटिंग कैसे आपको दिखा। तो इसलिए बहुमुखी प्रतिभा अपने देखो, पेपर बना के भेजे थे, देखा लो, चलो बाद में दिखाई। सुनो बुआ, ध्यान से देखो। तो वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या चला, सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। इतिहास के अनुसार देखें तो एक पिता के कितने पुत्र हुए, 4, और उनके गुण भी अलग अलग हुए। पहला व्यक्ति ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन करने वाला, अलग गुण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्षत्रिय युद्ध नीति में निपुण, अलग गुण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। वैश्य व्यापार के गुण थे, और शूद्र अशिक्षित था, क्या था, अशिक्षित था। पूछ सकता है कि वर्ण व्यवस्था के किस भाग का जो गुण था वो अशिक्षित था, तो क्या कहिएगा, शूद्र का। अब उसके नीचे लिखिए, के नीचे लिखिए, इन्हीं 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 चारों पुत्रों के वंश आगे बढ़े, चारों पुत्रों के वंश आगे बढ़े, चारों पुत्रों के वंश आगे बढ़े, और भारत में कई उपजाति और जातियां बनी, और भारत में कई उपजाति और जातियां बनी, भारत में कई उपजाति और जातियां बनी। बस हो गया। भारत में कई उपजाति और जातियां, हो गया बउआ। अब समझने वाला बात है, एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की है भारत में, 4। पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था को लिखने में आप जितनी बुद्धि लगाइए, जैसे आप एक्सप्लेनेशन किए हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम अपना शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिए। बड़ी परिभाषा लिखवाना बुद्धिमानी नहीं होता है, समझना और समझाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के भाग बटे, 4, एक पिता के कितने लड़के हुए, 4, बुक में भी लिखा हुआ है, और जब आप मनुस्मृति पढ़िएगा उसमें भी लिखा हुआ है। एक पिता के कितने पुत्र हुए, 4, उनके गुण भी क्या हुए, अलग अलग हुए। अब उन गुणों के आधार पर, चूंकि एक व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता था, कौन बना, ब्राह्मण। जो युद्ध नीति जानता था, क्या बना। तीसरा व्यक्ति व्यापार नीति जानता था, क्या बना। और जो अशिक्षित था, क्या बना। अब इनके ही और वंशावली आगे बढ़ी, इनके पुत्र होते गए, और फिर देखते देखते भारत में अलग अलग उपजाति और जातियां बनना शुरू हो गई। इसे ही क्या कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था। व्यवस्था का एक सबसे बड़ा नियम है कि कोई भी व्यवस्था तभी होती है जब वो क्रमबद्ध होती है। क्या होती है, क्रमबद्ध। नहीं तो यदि क्रमबद्ध नहीं है तब उसे अव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यवस्था। तो चूंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से हुआ कि एक पिता के 4 पुत्र, 4 पुत्र हुए, चारों के अलग अलग गुण हुए, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के बट गए, अलग अलग तरह के काम करने लगे, अलग अलग काम में उनको लाभ होने लगा। तो सब कोई अपना अपना घर बना लिया, पीछे के छूट गई, शूद्र छूट गया। कौन छूट गया, शूद्र, जिसको हम लोग आज के जमाने में SC ST कहते हैं। SC ST बोला जाता है ना जी, तो यही वह है। वो लोग समझ में कि नहीं, ये लोग अशिक्षित था, लेकिन आज भी ये लोग अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर शिक्षा पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, शिक्षा। इसीलिए यहाँ पर अशिक्षित लिखे हैं।
जिस दिन इसके पास शिक्षा पहुंच गया, ये भी क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। और फिर इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये लोग जो 4 वर्ण था, अब इनकी चूंकि आगे आगे वंशावली बढ़ने लगी और इसी प्रकार से जाति और उपजाति बनी। तो वर्ण व्यवस्था में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, हाँ। उपजाति क्या होता है, बहुत सुंदर वो है। जैसे में कि देखो, ब्राह्मण जो एक जाति हुई, क्या हुई, जाति। अब आपको समझाते हैं। ब्राह्मण में कोई को जाति, बताओ, जाति के नाम रख सकते लो? ओझा जी, मिश्रा जी, दुबे जी। ब्राह्मण में 108 गो जाति भी है। उपजाति, उपजाति, सॉरी, समझा कि नहीं? धर्म तो हिंदू है ना जी, ब्राह्मण धर्म थोड़ी ना है। लेकिन इसमें भी अलग अलग है कि नहीं है, लाइन लगी ले बालो। अब मिश्रा जी कहिए कि हम ओझा जी से बड़ हैं। तुम लोग को बताए थे कल? नहीं, तुम लोग को नहीं बताए थे। भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है, आप लोग को पता है? हाँ, हाँ? भारत के राष्ट्रीय कवि इसी बिहार के माटी के, जिनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को भारत के राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। और उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, भारत के सबसे प्रखर कवि थे। उन्होंने जानते क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत की जातिगत व्यवस्था इतनी दूषित है, यहाँ पर हर एक जाति अपने से छोटी जाति को ढूंढ लेता है। हम ओझा जी तो हम कम है, हम तो ब्राह्मण में उच्च है, सबसे अधिक है जी, हमरा से छोट हो लो। मिश्रा जी बोले हैं कि हम तुमसे भी बड़े हैं। आई जो पांडे जी लोग तरह नु उससे हम बड़े, समझ में कि ना? हर एक व्यक्ति अपने से छोटे को ढूंढ लेता है। यही हमारे जाति व्यवस्था की सबसे दूषित, समझ में कि नहीं? तो वही बुआ उपजाति यही होता है कि ब्राह्मण एक जाति है, लेकिन ब्राह्मण में ओझा बाड़े, मिश्रा जी बाड़े, तिवारी जी बाड़े, हाई हो फलान टेकल, नाम धरत धरत बहुत लेट हो जाए, समझ में कि ना? तो इसी को क्या कहा जाता है, उपजाति कहा जाता है। अब सभी क्या है, ब्राह्मण है, लेकिन क्या हुआ, ये अलग अलग जाति बोलने लगी कि ना, अब इनका अलग अलग वंश और कुल तैयार होने लगा, इसे उपजाति कहा जाता है। समझ में कि नहीं? अगला पॉइंट आया राजनीति में जाति। क्या आया? राजनीति। अब इससे पहले राजनीति में जाति पढ़ाएं आप लोग को। वर्ण व्यवस्था में कहीं पे दिक्कत आप लोग को? तुम खड़ी हो जाओ, गाल पे हाथ रखी, खड़ी हो जाओ। भारत, तुम नहीं, तुम ही गाल पे हाथ रखी थी क्या? बैठो, ये खड़ी होगी, ये पीछे देख रही है, तुम खड़ा हो। बताओ, भारतीय वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ है? बैठ जाओ, तुम बताओ, खड़ी हुई थी तुम ही खड़ी हुई था, बताओ कौन कौन से भाग बने थे? हम्म, हम्म, हाँ ठीक है। अशुद्ध से पहले था एक वैश्य था, कौन था? बैठो, आप बताइए सर। जो वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बैठ जाओ, तुम बताओ तो जी, तुम ही। जो अशिक्षित वर्ग था उसे क्या कहा जाता था? शूद्र, शूद्र, क्षुद्र ना। बैठो, आप बताइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए। जो व्यापार का ज्ञान जानता था उसे क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है बताइए? व्यापार का जो ज्ञान रखता था, वैसे, हाँ बैठ जाओ। तुम बताओ जी, यहीं पे लगा परेड करने, बताओ। जो युद्ध नीति जानता था उसे क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर, बैठ जाओ बुआ। तो वर्ण व्यवस्था 4 ही प्रकार का है, और अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुण हुए उनके। और चूंकि उनकी आगे आगे वंशावली बढ़ने लगी, तो इसी प्रकार से जाति और उपजाति विकसित होने लगी। इसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था। अगला पॉइंट है राजनीति में जाति। राजनीति में क्या आएगा? जाति। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं बुआ, समझो ध्यान से। राजनीति मतलब देश में शासन की व्यवस्था, और इसमें जाति किस प्रकार से इंटर कर, देखिए। जो शाहपुर प्रखंड है, वो जानते हैं कि कौन सा जाति का प्रमुख क्षेत्र है? कौन सा? हाँ, ब्राह्मण प्रमुख क्षेत्र। आपको शायद पता नहीं है। जो शाहपुर प्रखंड है वो ब्राह्मण प्रादेशिक क्षेत्र है, समझ में आया कि नहीं? ब्राह्मण, हाँ, प्रखंड की बात कर रहे हैं, भरौली की बात नहीं कर रहे हैं, सजौली की बात नहीं कर रहे हैं। शाहपुर जो प्रखंड है वो ब्राह्मण जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? अब आरजेडी भी भले यादवों का समर्थन करता है, ठीक है ना, चाहे पिछड़ा वर्ग का समर्थन करता है, लेकिन यहाँ पर टिकट देगा तो किसको टिकट देगा? ब्राह्मणे को टिकट। शाहपुर के विधायक कौन है? मंटू तिवारी, उनका नाम है राहुल तिवारी, ठीक है ना बउआ? राहुल तिवारी है क्या? ब्राह्मण है। बीजेपी टिकट देगी तो किसको देगी? मुन्नी देवी को देगी। मुन्नी देवी क्या है? ब्राह्मण है। कोई भी शाहपुर में आकर टिकट देगा तो किसको देगा? ब्राह्मण को ही देगा, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वोट बैंक। एक से पहले वोट बैंक नाम सुन ले रहा लो?
ना सुन लो को बोलो, प्राय बहुत कम लोग सुने होंगे, कैसे कि तुम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हमको पढ़ाना है तो हम सतही ज्ञान जानते हैं बहुत ज्यादा। वोट बैंक एक शब्द होता है और कोई भी राजनीतिक दल इसी वोट बैंक पर गेम खेलता है। अब समझो ध्यान से, क्योंकि शाहपुर शाहपुर का ही लॉजिक लेकर बताते हैं। शाहपुर जो है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। कौन सा बहुल क्षेत्र है? ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वोट केकर होगी? ब्राह्मण के होगी। सबसे ज्यादा वोट किसका होगा? ब्राह्मण का होगा। मतलब कि यदि 100 गो वोट है तो इसमें 70 वोट किसका है? ब्राह्मण का है। मान लीजिए, मान के चलिए, आपको समझा रहे हैं। अब बताइए कि यदि 100 गो वोट पर लड़ाई है और लोकतंत्र का नियम है कि यदि आधा करिए, इसका कितना करिए? आधा, तो कितना होता है? 50। यदि किसी भी व्यक्ति का वोट 51 को आ गया तो वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। लोकतंत्र का यही नियम है ना जी। अब मान लीजिए कि यदि कोई भी पार्टी यहाँ पर ब्राह्मणों पर अपना वर्चस्व जमा लेती है तो वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी? जीतेगी। मान लीजिए भूलो चूक हो करके 15 को कैसे भी यहाँ से वोट भाग गया, तब पर भी 50 से अधिक वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यही जाति का राजनीति में इंटर का पॉइंट। मतलब क्या? कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो इसीलिए लड़ती है कि हम चुनाव को जीते। कोई हारने के लिए चुनाव लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर जो वोट बैंक है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस में। जो वोट बैंक है यहाँ पर किसका है? ब्राह्मण का है। इसीलिए कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बैकवर्ड का समर्थन करती हो, फॉरवर्ड का समर्थन करती हो, किसी का भी समर्थन करती हो, उम्मीदवार कैसा खड़ा करेगी? ब्राह्मण जाति का खड़ा करेगी। कैसे कि एक तो चूंकि आरजेडी के समर्थक यादव जी है लोग, पिछड़े जाति वाले हो लोग, तो जो पिछड़ा जाति वाला है वो किसको देगा? आरजेडी को वोट देगा। और चूंकि वो नेता भी, जो उम्मीदवार भी खड़ा किया है, देखिए 2 तरीके से वोट डाले जाते हैं। एक वोट डाला जाता है पार्टी पर। किस पर डाला जाता है? पार्टी पर। और एक वोट डाला जाता है जाति पर। किस पर डाला जाता है? जाति पर। अब देखिए, मान लीजिए कि बीजेपी है तो एक वोट आएगा बीजेपी के पार्टी के नाम पर आएगा। किसके नाम पर आएगा? पार्टी के नाम पर। और यदि मान लीजिए बीजेपी किसी बैकवर्ड को खड़ा कर देती है तो फॉरवर्ड वाला जो वोट है वो कभी भी इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड वाला ब्लॉक, हाँ, बैकवर्ड मतलब हुआ जो अगड़े होते हैं, जैसे में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के प्राय का कहल जाला? फॉरवर्ड कहल जाला। सॉरी, हम बैकवर्ड बता रहे थे ना, फॉरवर्ड कहा जाता है। और जो वैश्य और शूद्र 2 कैटेगरी वाला का कहल जाला? बैकवर्ड। जना कि हमनी की अगड़ी जाति कहे नहीं जाऊ पिछड़ी। कैसे कि तो कॉन्सेप्ट पता हो कि राजपूत को महियों कहे लो तो ब्राह्मण के नहीं पंडित जी बेटा जी तब बबे कहे लो, भले ही वो बड़े हो या फिर छोटे हो। ये इज्जत की भावना है। कैसे कि शुरू से ऐसा बनाइए दिहल की बात, दूषित परंपरा कि ब्राह्मण जो है वो क्या है? राजपूत से बड़े हैं। वैश्य जो है उनसे बड़ा कौन है? क्षत्रिय है। और शूद्र जो है उनसे बड़ा कौन है? वैश्य है। ऐसा परंपरा ही बना दिया गया है। दो गो है, वैश्य और शूद्र है, इसे क्या कहा जाता है? बैकवर्ड कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहा, जानल बहुत जरूरी है। कैसे कि यदि शब्दावली ना समझब तो फिर पॉलिटिक्स तरह समझ में ना आई। जाके यदि समाज में बैठब राजनीति वाला तो कुछ शब्द बहुत ज्यादा प्राय प्रयोग हो। बैकवर्ड 2 गो पीछे का जाति बैकवर्ड हो गया, वैश्य शूद्र। और जो फॉरवर्ड हुआ आगे की 2 गो जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो यही गेम प्लान चलता है कि भाई साहब यदि ब्राह्मण वोट बैंक है यदि इस क्षेत्र में, तो उम्मीदवार किसका खड़ा किया जाए? ब्राह्मण का खड़ा किया जाए। और आप जाइएगा घर पे और गूगल पे सर्च मारिएगा कि शाहपुर प्रखंड में कौन कौन से लोग विधायक में खड़े हुए थे, उनकी जाति का वर्णन जब पता करिएगा तो आरजेडी से भी ब्राह्मण खड़ा हुआ था, बीजेपी से भी ब्राह्मण खड़ा हुआ था, लोजपा से भी ब्राह्मण खड़ा, एलजीपी से, हर एक जाति से, हर एक पार्टी से कौन खड़ा हुआ था? ब्राह्मण। कैसे कि, हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, फिर से बोलो। बैठ जाओ, आपको बताते हैं। देखो, शाहपुर में शाह जीरो ज्यादा है, लेकिन केवल शाहपुर से शाहपुर प्रखंड नहीं ना बना हुआ है। शाहपुर प्रखंड में सहजौली है, हरौली है। जानता है कितना गांव आता है शाहपुर प्रखंड में? जानता है? लगभग 100 गो के आसपास गांव आता है। शाहपुर का मतलब केवल शाहपुर तो नहीं हुआ। शाहपुर का मतलब शाहपुर हुआ, लेकिन शाहपुर प्रखंड का मतलब शाहपुर नहीं हुआ। इसमें लगभग 100 गो गांव आते हैं। तो शाहपुर तो वैश्यों का है, उसमें गढ़ है, कोनो दिक्कत नहीं है। वहां पर बनिया लोग ज्यादा हैं लोग। लेकिन यदि पूरे शाहपुर प्रखंड को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है? ब्राह्मण है। आप लोग पता करिएगा, इसीलिए जातीय जनगणना हो रहा है कि नहीं? जातीय जनगणना काहे के लिए हो रहा था? वोट बैंक को पता करने के लिए जातीय जनगणना हो रहा था। कैसे कि आने वाला क्या है? 2024 में क्या आने वाला है बउआ? लोकसभा का चुनाव। अब इसी पर पूरा पैमाना था कि यदि हमको जातीय जनगणना कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा
कि बीजेपी के वोट देवे वाला कितना जनसंख्या बाटे। अब काम किस पर होगा कि कैसे भी करके बीजेपी को वोट देने वालों को तोड़ करके अपने में मिलाया जाए, यही गेम प्लान है। और उसके लिए क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित बड़ा विद्वान, जैसे में कि देखो आजकल धड़ाक दे पवन सिंह के टिकट दे दो, मनोज तिवारी के टिकट दे दो, कहा है कैसे कि मनोज तिवारी जो है उसके अपने फैंस हैं। अब मनोज तिवारी के फैंस दूसरा के वोट देवे जाइए कहियो ना, पहला नंबर तो बीजेपी अपन पार्टी के नाम पर वोट पहलस, और दूसरा का नंबर जितना मनोज तिवारी के फैंस बड़े वो क्या वोट दिए हैं, मनोज तिवारी की। यही गेम प्लान है। मतलब का जैसे में कि नीतीश कुमार की पार्टी कौन सी है बउआ, तिरछाप है, जेडीयू है, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड। अब समझो ध्यान से गेम प्लान कैसे समझता है, 2 मिनट में समझ। जैसे में कि जेडीयू ने जनगणना किया कि भाई साहब एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसको वोट मिल रहा है, बीजेपी को मिल। क्यों भाई साहब, वो ब्राह्मण प्रादेशिक क्षेत्र। अब जेडीयू क्या करेगी, भाई साहब हमारे वोटे में कितना बा, कितना वोट बा, जीते खातिर कितना वोट चाहिए, और हमको कितना वोट चाहिए। मतलब कि बीजेपी से हमारे को उतना वोट तोड़े के पड़ी कि ना तोड़े के पड़ी, तोड़े के पड़ी। अब किया क्या, अब वो खोजेगा कि उस क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रकांड विद्वान अथवा सबसे ज्यादा चर्चित पंडित के बा, या फिर चर्चित कोनो कलाकार के बा, चाहे चर्चित शिक्षक के बा, समझ में कि नहीं। उस समाज के ऐसा व्यक्ति को खोजेगा जिसके सपोर्टर समाज में बहुत ही अधिक हैं, और उसी व्यक्ति को कहेगा कि चलिए हम आपका गोड़ भी पकड़ते हैं, आप हमारा टिकट लीजिए और हमारे तरफ से चुनाव लड़िए। और यदि वो चुनाव लड़ा, मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़े बुजुर्ग टीचर हैं और समाज में उनका नाम है, चुनाव में खड़ा होंगे तो एक तो पार्टी वाला वोट तो उसको मिल गया, लेकिन चूंकि वो खड़े हुए हैं तो उनका समर्थक लोग किसको वोट देगा, उनको ही देगा। इससे वोट की भरपाई होती है और ऐसे ही पॉलिटिक्स चलता है। अब चूंकि उसका वोट कट गया तो स्थिति में वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जीतेगा। जीतेगा या ना जीते, लेकिन उसके जीतने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे कि जब वो शिक्षक जाके समाज में किसी से भी कहेगा कि हम समाज में परिवर्तन लाएंगे, नेता जाके कहिए तो बात मानी ना, लेकिन जब शिक्षक जाके समाज में बोलेगा कि हम परिवर्तन लाएंगे तो सब लोगों की बात मानी कि ना मानी। कैसे कि लोग जानता है कि नेता अंगूठा छाप है, लेकिन जो टीचर है वो क्या है, पढ़ा लिखा है। यही पॉलिटिक्स, और बीजेपी इसी पे पॉलिटिक्स। बीजेपी के हर एक साल नया उम्मीदवार खड़ा होकर नया खड़ा होकर। आरके सिंह हमारे क्षेत्र के जो है सांसद हैं, वो जानता है क्या है बउआ, आईएएस अधिकारी है वो, आप लोग को नहीं पता होगा। काहे के लिए आईएएस अधिकारी का खड़ा किया है, इसीलिए खड़ा किया है यदि अंगूठा छाप को यदि हम बोलेंगे कि वोट जाके मांगिए और कहिए कि देश का विकास करेंगे तो कोई आपका बात मानेगा नहीं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी, एक शिक्षित व्यक्ति को यदि खड़ा करिए कि आप जाके वोट मांगिए तो कोई भी उसका बात मांगेगा कि नहीं मांगेगा, मानेगा। आप पिछला 2 चुनाव में वो जीता है और इस बार भी जीतेगा, आप लोग भी। इस प्रकार से पॉलिटिक्स चलता है, और इस प्रकार से जाति का महत्वपूर्ण योगदान किसमें हो जाता है, राजनीति में हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि राजनीति में जाति का योगदान क्या, तो आप बताइएगा कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो वोट बैंक तलाशता है। क्या तलाशता है, वोट बैंक। वोट बैंक के अनुसार यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र में कौन सी सबसे अधिक बड़ी जाति है, या फिर उस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, और उसी जाति के उम्मीदवार को उस क्षेत्र में खड़ा कराया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल तरह की हम मुखिया में यदि केहू खड़ा हो, 4 व्यक्ति खड़ा हुआ, एक रमेश खड़ा हुए, एक सुरेश खड़े हुए, एक उमेश खड़े हुए, समझ में आया कि नहीं हुआ। अब देखने वाले यहाँ पे बात हाई जोन हवे, हाँ चलो ना, 3 व्यक्ति खड़ा हुआ। हाई जो है वो खूब अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हैं, क्या है बउआ, पढ़े लिखे हैं। ये व्यक्ति जो है पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सामाजिक ज्ञान इसको अच्छा है, और हाई व्यक्ति अंगूठा छाप है, लेकिन हमारा जाति के अवधियो चलेला, चचू लगेले हमार, तो इसलिए हम वोट किसको देंगे, उमेश जी को देंगे, क्योंकि हई पढ़ा हवे इनका के हम वोट देवे वाला बानी ना। यही हमारी सामाजिकता है, और इसी पर बड़े बड़े नेता क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं, प्री प्लान्ड गेम। आप समझते हैं कि हम पीछे पीछे नारा लगा रहे हैं, हम बहुत तेज हैं, तुमको समोसा खिलाएगा और फिर आके कहेगा कि आओ बबुआ है ना, तारा हाथ कंधा पर एकदम बढ़िया से हाथ रखी, थोड़ा देर बतियाई तरह से, और कही कि बबुआ अपन घरे, तू घरे गेले, तू जो रे आज तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे कंधे पे हाथ रखे थे, हम झट जे सेल्फी खींच लें। अब तू देखो कि देखो तहार इज्जत का बा, हमार नो इज्जत बटे, कंधा पे हाथ धके से बतिये, और तुमको बुर्बक बनाया है, मूर्ख बनाया है, वो जानता है सब, तो समझिए। क्योंकि ये व्यक्ति शिक्षित है, ये व्यक्ति सामाजिक ज्ञान रखता है, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति अशिक्षित है,
लेकिन हमारा जाति के हवे, हमार चचो लगेले, अब अवधि इनका से तो तूर ना सकीला, कहा से कि अगला लगल में इनका बियाह बढ़ुए, तो इसलिए किसको वोट दिया जाएगा? उमेश जी को वोट दिया जाएगा। और यही हमारे समाज में चलता है। तो राजनीति का जाति में कैसे इंटर होता है, स्टार बना के लिखिए और फिर परिभाषा लिखवा। ये आपका माइंड सेट है। पॉलिटिकल साइंस में हम तरह के परिभाषा ना लिखवा सकीला, पॉलिटिकल साइंस में हम तुमको वो परिभाषा नहीं लिखवा सकते हैं, आपको एक गेम प्लान समझा सकते हैं, आपको अपने मन के अनुसार परिभाषा लिखना है। हालांकि लिखिए, राजनीति में जाति का प्रभाव, राजनीति में जाति का प्रभाव, राजनीति में जाति का प्रभाव। 2 पॉइंट बात चुकी बात 2 मिनट में आपको। राजनीति में जाति का प्रभाव देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो वह कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वह उस क्षेत्र में, सुन लो, उस क्षेत्र मतलब का, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ने गई है उस क्षेत्र में वोट बैंक को तलाशती है। वोट बैंक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यही पर पूरा गेम चलेला। और बता दे रहे बउआ कि लोग कॉपी में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम देखे, हम बहुत लोग का कॉपी चेक करते हैं, जब अभी भी टेस्ट लिए थे वहां पे। वोट बैंक देखो, शब्दों का भी सामाजिक जीवन में बड़ी प्रभाव होता है। जिस दिन आप कॉपी में वोट बैंक शब्द का, बहुत लोग के आज ये तुम जैसे बहरी निकलिए पूछिए वोट बैंक मैंने कहा होला, तो बहुत लोग बता ना पाई, समझे कि नहीं। बैंक मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी चीज जमा होता है, मतलब कि उस क्षेत्र में जमावड़ा किस जाति का है यही देखा जाता है। और उस जाति से चूंकि वोट हमको हड़पना है, तो इसीलिए क्या बना? वो वोट बैंक बना। समझ में आया कि नहीं? तो किसी, हाँ लिखिए, क्या लिखवाए बउआ? हाँ, उस क्षेत्र में वोट बैंक तलाशता है, वोट बैंक तलाशता है। और वह पार्टी, और वह पार्टी उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ी करती है, उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ी करती है, उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ी करती है, खड़ी करती है। किस जाति की आबादी, किस जाति की आबादी उस क्षेत्र में अधिक होती है? किस जाति की आबादी, किस जाति की आबादी उस क्षेत्र में अधिक होती है? किस जाति की आबादी उस क्षेत्र में अधिक होती है? अब इसके कारण होता क्या है? अब सुनो, इसमें लिखना नहीं है गधा। अब इसके कारण क्या होता है? जैसे में कि दूसरा, अब जैसे में कि ब्राह्मण वाला क्षेत्र है, तो इसमें किसको सीट मिला? ब्राह्मणे को मिला। अब जो व्यक्ति अच्छा शिक्षित है, समाज में परिवर्तन आना चाहता है, लेकिन वो वैश्य जाति से आता है, तब तो उसको तो सीट मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबको समानता से अवसर नहीं मिल पाता है, और इसीलिए समाज हमारा दूषित बनता जाता है। लिखिए, इसी में लिखना है, लिखो आगे। आबादी होती है जिसके कारण दूसरे जाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण दूसरे जाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बस हो गया, इतना ही लिखना है बस। दूसरे जाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा जाति का लोग चुनाव लड़ना भी चाहता है तो वो निर्दलीय से लड़ेगा, निर्दलीय से लड़ेगा तो वो व्यक्ति हारता है बेचारा। अब सुन लो बउआ, इसको रटना नहीं है, दिमाग से लिखवा दिया लेकिन रटना नहीं है। कैसे लिखना है? लिखना है कि कोई भी जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो वोट बैंक को तलाशती है। किसको तलाशती है? वोट बैंक को। कोई भी पार्टी जो होती है, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जाती है, उस क्षेत्र में देखती है कि उस क्षेत्र में किस जाति की आबादी अधिक है।
जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र की आबादी अधिक होती है वो उम्मीदवार उसी जाति का खड़ा करता है। क्योंकि वह उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करेगा तो अन्य जातियों को अवसर नहीं मिलेगा और इससे क्या होता है, लोग पिछड़े ही रह जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जब कोई भी उम्मीदवार बनेगा तो वो किसका लाभ का सोचेगा, ब्राह्मणे का लाभ का सोचेगा। कैसे कि ज्यादातर जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। वो आपके यहाँ पे भी विकास करेगा लेकिन वैसा विकास नहीं करेगा जैसा कि ब्राह्मण के क्षेत्र में विकास करेगा। समझ में है कि नहीं? तो वो भी जातिवाद करेगा क्योंकि अगले साल भी तो उसको वोट लेना है और चूंकि उस क्षेत्र में ब्राह्मण सबसे अधिक है तो ब्राह्मण का काम जल्दी करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। मुखिया जल्दी काम वो करे करवाई है जेकरा से हर एक साल उनका वोट मिलेला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। यही तो गेम प्लान चलता है। तो राजनीति में जाति के प्रभाव को इसी प्रकार से लिख देना है। अब हमारा रटिएगा तो आप फिर गोल हो जाइएगा। लेक्चर को समझ लेना है, अपने मन से लिखना है और बना के यदि आपको लिखना आ गया फिर आपको तो कोई रोकने वाला नहीं है। 2 पॉइंट है बउआ, दोनों पॉइंट को अब इसी से एक पॉइंट निकलता है कि चुनाव आयल, चुनाव में चौरास्ता एगो बा चाहे कोई नहीं एगो गांव में भी ऐसा होता है कि एक किसी स्थान पर बैठक ही लगता है। होता है कि नहीं होता है? अब मुखिया बड़े दोसर, क्या है दोसर, पार्टी है दूसरे की, अगली पार्टी भी है दूसरे की, लेकिन दू जना गांव के लड़ल बा लोग। हाय मुखिया जी बनल ना रहन, कितना काम करवैले हम देखबे ना कहीं। अब मुखिया हाय मुखिया जी अब की बार देखी है जीता तारे तो का काम करवाता रे। अब वो अंगुरिये पर गिनवा दे कि हाय काम करवैले। मुखिया जो कि भी उतना काम नहीं किया याद जितना कि उनको याद बाटे मुखिया जी के काम। मतलब का दो व्यक्ति इसी आधार पर क्या होते हैं, लड़ते हैं। समझ में है कि नहीं? इसको क्या कहा जाता है? जाति और धर्म के आधार पर जो समाज में दंगे होते हैं इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। अब देखो बउआ एग्जाम में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार वीवीआई बना के लिखा लो। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई मैंने बुझाला नु हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सांप्रदायिकता की परिभाषा बस इतनी है कि किसी भी समाज में यदि धर्म और जाति, लिखना नहीं अभी, किसी भी समाज में यदि धर्म और जाति के आधार पर जो दंगे होते हैं वो किसे उसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिकता की परिभाषा और कुछ होती नहीं है। अब समझो ध्यान से बोलो, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसमें दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो उसे क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिकता। क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिकता। मतलब कि हर एक समाज का विभाजन यानी कि सामाजिक विभाजन होता है तो किसके कारण होता है? सांप्रदायिकता के कारण होता है। और सांप्रदायिकता क्या है? तो समाज में धर्म और जाति के आधार पर होने वाले दंगे क्या कहलाते हैं? सांप्रदायिकता। समझ में आई कि ना बउआ? यादव जी भूमिहार जी लड़ल बालो, ऊपर नेता बैठा हुआ है, आई लो अपने में लड़ा हुआ है। समझ में आई कि नहीं? अब देखो मणिपुर में अभी अभी दंगा हुआ था, कौन सा दंगा हुआ था? सांप्रदायिकता ही हुआ था। पश्चिम बंगाल में जो दंगा हुआ कौन सा दंगा हुआ? सांप्रदायिकता हुआ। तो धर्म और जाति कोई भी लड़ाई हुआ, लोकतंत्र में एक द्वंद्ववाद पढ़ाए थे। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या पढ़ाए थे बउआ? क्या पढ़ाए थे उसमें कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता जानती है कि हम राजा हैं तब पर भी वो अपने धर्म और जाति के आधार पर खुद से लड़ी हुई है। इसे ही लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? द्वंद्ववाद। और जो धर्म और जाति के आधार पर जो दंगा होता है तो उस दंगा को ही क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। और जो पत्रकार लोग हैं, आप लोग सुने होंगे पत्रकार सब बोलता है आज की सबसे ताजा खबर, मणिपुर में जो है बहुत बड़े पैमाने पर धर्म और जाति को लेकर के अराजकता फैली हुई है। क्या फैली हुई है? अराजकता। तो इस सांप्रदायिकता को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अराजकता। क्या नाम है बउआ? अराजकता। तो यदि अराजकता कहे या फिर सांप्रदायिकता कहे, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। समझ में आई कि नहीं? तो इसको बगल में अराजकता है तो लिख लेना है, नहीं तो लास्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए परिभाषा, लिखिए धर्म और जाति के आधार पर समाज में जो दंगे होते हैं जिनसे सामाजिक विभाजन जैसी स्थिति बनती है, सांप्रदायिकता
या अराजकता कहलाता है। हमारे समाज में धर्म और जाति के आधार पर समाज में जो दंगे होते हैं, जिनसे सामाजिक विभाजन जैसी स्थिति बनती है, सांप्रदायिकता कहलाता है। और वीवीआई पॉइंट यदि पूछ देगा कि बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस मुद्दे पर हुआ, उससे क्या जो दंगे हुए तो धर्म के मुद्दे पर हुआ, और चूंकि धर्म के मुद्दे पर दंगे हुए तो उसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता, या फिर क्या कहा जाता है, अराजकता। बस ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट एक लिखवाएंगे। इन्हीं से बचाव करने के लिए संविधान में एक शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। क्या जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। और यही लास्ट पॉइंट पढ़ा करके इति श्री सेवा करने का आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। पहला चैप्टर का आप लोग तैयारी करिएगा, टेस्ट लेंगे अगले शनिवार। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चैप्टर आप लोग का तो अब टाइमिंग कल पता। क्लास 3 दिन नाम चलने वाला है ना जी, लेकिन हो सकता है 1.5 घंटा चलेगा तो आधा घंटा पढ़ाए, 45 मिनट चलेगा सोशल साइंस 45 मिनट। यहाँ से कि एक तरफ 4 गो तो हम लोग के सब्जेक्ट और एक तरफ सोशल साइंस के 4 गो पूछ कि ना। सोशल साइंस के कितना भाग है, 4 गो है, समझ कि ना, चारों खत्म करवाना है। अब हम एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो मूर्खई वाली बात हो जाएगी, समझ में कि नहीं। ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आज जब उन सभी शब्दों का निचोड़ निकलेगा तो बस यही निकलेगा, समझ में आया कि नहीं। उसमें अपना कहानी कथा कहानी लिखा हुआ है, मूर्खई वाला चीज। कितना क्लास में बउआ पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर खत्म करवा दिए, 3 क्लास में खत्म करवाए हैं, सोच। तो यदि आपको पैटर्न पता है, और जितना डेथ में बता दिए हैं उतना डेथ में पुस्तक में भी नहीं लिखा है। भारत पाकिस्तान के विभाजन वाला पुस्तक में लिखल बका नहीं के लिखल, लेकिन तुमको बता दिए एग्जाम्पल के तौर। तो बताओ बुआ, धर्म और जाति के आधार पर यदि समाज में दंगे होते तो उसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, कोई पूछे तो धर्म और जाति के आधार पर समाज में दंगे होते उसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता। अब इसी से बचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो इसी से बचने के लिए क्या आया, धर्मनिरपेक्षता आया। क्या आया, धर्मनिरपेक्षता। ये क्या है, भारत के राष्ट्रीय धर्म का है, कोई बता सकता है। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, कोई बता सकता है। हाँ, हम पूछ रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, पता है तो बोलिए हाँ ये है, और नहीं पता है तो ना बोलिए। हाँ, हाँ, कोई भी धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ किसी भी धर्म को विशेषाधिकार ना देकर, विशेष अधिकार ना देकर सभी धर्म को समान भाव से मानना। 2 बउआ अनुच्छेद पढ़ाए थे, एक अनुच्छेद 15 और एक अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 15 जो है समानता का अनुच्छेद है, किसका है, समानता का। और यह बताता है कि आप किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के हैं, आपको समान माना जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वही समानता का अधिकार है। तो यहाँ पर बताया कि उसमें धर्म शब्द का प्रयोग किया गया कि नहीं, कि आप किसी भी धर्म के आपको रोका नहीं जाएगा किसी भी कार्य को करने से। वही यहाँ पर आया कि बिना किसी धर्म को विशेषाधिकार से विभूषित करते हुए, मतलब किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाएगा, लेकिन सभी धर्मों को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। हिंदू के धर्म के वोट के वैल्यू कितना, 1, मुस्लिम के 1, ईसाई के 1, जैन का 1, सबके वोट का वैल्यू समान है। सब लोग को समान इज्जत मिलता है, सब कोई समान रूप से जाता है। विद्यालय में ड्रेस क्या होता है, समान होता है, लेकिन क्या विद्यालय में एक ही धर्म के लोग पढ़ने जाते हैं, नहीं। इसीलिए यहाँ पर समानता का सिद्धांत कार्य करता है। कोई पूछे धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो किसी भी धर्म को विशेष अधिकार ना देते हुए सभी धर्मों को समान देखना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। अब जब सभी धर्मों को समान देखा जाएगा तो सांप्रदायिकता होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन तब पर भी जो नेता होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए 2 दलों को, 2 धर्मों को, 2 जातियों को क्या कर देता है, आपस में लड़वा देता है। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। अब बताओ बउआ, तुम ग्रेजुएशन कर लिया, तुम पीएचडी कर लिया, तुझको धर्मनिरपेक्षता समझे में नहीं है, तुझको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास कितना राइट्स है, तुम्हारे पास कितना अधिकार है। गांव के आदमी से पूछे तो धर्मनिरपेक्षता पता बा ना, उहे बताई है। हम ब्राह्मण हैं तो हम बड़े हैं, हम हिंदू हैं तो हम बड़े हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सब लोग क्या है, समान है। और वही व्यक्ति लड़ता है, वास्तव में वो सबसे बड़ा विद्वान पंडित हवे।
लेकिन हवे सबसे बड़ा मूर्ख। समझ में आइल कि ना? वास्तविकता है, जिसको जो करना है वो हमारा उखाड़ लेगा। धर्मनिरपेक्षता लिख बउआ। हम तो ओपन बोलते हैं किसी से भी, अपने सोसाइटी में भी, इसीलिए हमसे कोई नहीं जल्दी बोलता है। हम ओपन बोलते हैं, प्रमाण आपको दे देंगे। भागवत में चल, भागवत में प्रमाण दे। शास्त्र का बात करिएगा, शास्त्र में प्रमाण देंगे। चल बुआ लिख, धर्मनिरपेक्षता। चार बना के लिखो, धर्मनिरपेक्षता लिखो। इसको भी वीवीआई लिख लीजिएगा। वीवीआई बहुत वीवीआई पॉइंट है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता बहुत वीवीआई पॉइंट है। लिखिए, यदि किसी धर्म, किसी देश में, यदि किसी देश में किसी भी धर्म को विशेष ना मानते हुए किसी भी धर्म को विशेष ना मानते हुए सभी धर्मों को समान माना जाए, सभी धर्मों को समान माना जाए, और भेदभाव करने पर रोक लगाया जाए, और भेदभाव करने पर रोक लगाया जाए, रोक लगाया जाए, तो इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो इसे किसी भी धर्म को शेष ना मानकर धर्मों। अब बताइए, आज कितना पॉइंट पढ़ा है बउआ? 4। वर्ण व्यवस्था, राजनीति में जाति, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। चारों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? खड़ा हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। बताओ, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? एक समान अलग होकर एक समान हो जाते हैं। बताओ वह, बैठिए। बहुत सुंदर। यदि धर्म और जाति के आधार पर समाज में दंगे होते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक विविधता होता है कि सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तुम बबी खड़ी हो जाओ तो, रेड कलर का पहनी है, खड़ी हो जाओ। बताइए कि भारत में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं? अरे टूटा हुआ है क्या? बताओ, कौन कौन से वर्ण हैं? हम्म, बहुत सुंदर, बैठ जाओ। आप खड़े हो जाइए सर। महाकाल। महाकाल। ठीक है, ऐसा अपन गंजी पर कुछ लिखल लिया वालो, नाम तो जानत नहीं की। बताओ बउआ कि भारत में कुल कितने वर्ण हैं? तो धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? बैठ जाओ बउआ। आप खड़ी हो जाइए। सांप्रदायिकता क्या है? तो आपको खड़ा कराना है, आपकी बार, आपकी बारी है जी, खड़े होना है आपको ही। बताओ बउआ, धर्मनिरपेक्षता क्या है? देश ना मान के, एक नत कहिए।
बहुत सुंदर, बैठ जाइए। आप सर खड़े हो जाइए। चारों वर्णों का नाम रखिए। तो डरना नहीं है। अब ब्राह्मण, बहुत सुंदर। युद्ध में निपुण था लोग। क्षत्रिय, हाँ, नहीं, इससे पहले एक आता है। व्यापार में निपुण था लोग। वैश्य, वैश्य के बाद क्या आता है? बैठ जाइए। चल बउआ, अंकित तुम खड़ा हो जाओ। बताओ तो कि वोट बैंक क्या होता है, यदि कोई पूछे तो क्या कहिएगा आप? वोट बैंक कहा जाता है, मतलब कि जिस जगह, इसमें एक शब्द लगा दिए, जिस क्षेत्र में, बैठ जाइए, जिस क्षेत्र में जिस जाति का अधिक वोट होता है उसे क्या कहा जाता है? वोट बैंक। बहुत सुंदर। आज की सभा में इतना ही। इति श्री रेवा कंडे प्रथमोध्याय समाप्तम। इसी के साथ आप लोग का प्रथम अध्याय क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि महिलाओं को लेकर के, इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि महिलाओं के बारे में, तो वो सब पॉइंट आप लोग को आगे जाके जुड़ेंगे। हमको पता है हमको कैसे पढ़ाना है। कहीं पर इतना में यदि दिक्कत हुआ है तो आप लोग या तो YouTube पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग पिछले क्लास में जल्दी से आके बोल दीजिएगा कि हमको यहाँ पर भी भाई दिक्कत है, ठीक है ना? बाकी आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत? बस आज के समय में इतना।